बहुत शुक्रिया कासिम साहब, आपने वक्त दिया। आप क्या समझते हैं, जब आज हम बात कर रहे हैं अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के मौके पर, तो हम अपने बच्चों की तरबियत में, उनकी सोच की तब्दीली में ख़ुद इकबाल को किस तरह से शामिल करें, और इकबाल का जो फ़लसफ़ा है, जो उनकी खुद ही का तसव्वुर है, वो हमें क्या दर्ज देता है, क्या हमें एक नई सोच देता है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आज का सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारी कौम का, कि हमने निसाब में से इकबाल की वो शायरी का वो हिस्सा ही निकाल दिया जो खुदी का दर्ज था, जो एक गैरत का दर्ज था, और जो सबसे बढ़ के सेल्फ डिपेंडेंट का वर्ड आपने इस्तेमाल किया, खुद नसारी का वर्ड इस्तेमाल किया, वो हमारी डिक्शनरी से, हमारी किताबों से, हमारे निसाब से निकल चुका है। और ये बदकिस्मती ये भी है कि बड़े पढ़े लिखे लोग भी इकबाल मुतारिफ नहीं है, उन्हें पता नहीं है ये होती क्या है। आप कभी भी किसी को 100 के ग्रुप से, 200 के ग्रुप से पढ़े लिखे लोगों से पूछिए कि खुदी क्या होती है, उन्हें खुदी का बिल्कुल नहीं पता। दूसरा अलमिया ये भी है कि इकबाल पूरी जिंदगी जहाने ताजा जहान, एक नए जहान को नए अफकार के साथ जोड़ते थे। वो कहते थे अफकार ताजा से नया जहान पैदा होता है। हम सब के सब पुल के जरिए, मेट्रोज के जरिए, ऑरेंज ट्रेन के जरिए एक नया जहान पैदा करना चाहते हैं, जबकि नए जहान के लिए इनोवेशन, क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। और हम एक ऐसी कौम पैदा कर रहे हैं जिसमें क्रिएटिविटी नहीं है। आप तालीम के निज़ाम की हालत क्लासें खरीदे जाते हो, दरसी टेस्ट पेपर खरीदे जाते हो, जिस कौम में बनी बनाई प्रैक्टिकल की कॉपियां मिलती हो, जिसकी लेबॉर्ट्रियां वीरान हो, क्या उम्मीद की जाएगी कि वो कौम इनोवेशन में, क्रिएटिविटी में और टेक्नोलॉजी में आगे निकल जाएगी? सही कह रहे हैं आप। और मैं समझती हूँ कि जो घर होता है, जब माँ की गोद एक प्यारी दरसगाह है, वहाँ से तालीम जो बच्चे को मिलती है, जो उसकी तरबियत होती है, फिर दरसगाहों में, इसका आपने खुद जिक्र किया, यहाँ पर कहाँ आप समझते हैं कि कितनी कमी रह गई है? अगर मैं घर की तरबियत से बात करूँ कि खुद हम माएँ, हमें जिस तरह की तरबियत पहले की जाती थी और अब हमारे बच्चों की नहीं की जाती, और फिर वो जो कि इंडिपेंडेंसी का मामला है कि आपने जो है वो किसी पर डिपेंड नहीं होना, अपनी ज़िंदगी को किस तरह संवारना है, वो अफकार कैसे पैदा करने हैं, वो इनोवेशन कैसे लानी है, उसके लिए माएँ अपना किरदार कैसे अदा करें, आपके ख्याल? देखिए, दुनिया की जितनी एथिक्स की किताबें हैं, मॉरल्स और कैरेक्टर पे लिखी जाने वाली किताबें हैं, उन सब में एक चीज दर्ज है कि किसी भी इंसान के जो एथिक्स होते हैं उनका 66% जो ताल्लुक है वो घर के साथ होता है। हर बंदा एक यूनिवर्सिटी में जरूर पढ़ता है, वो यूनिवर्सिटी का नाम माँ की गोद है। हर बंदा एक ऐसी कंपनी जिसको शौरी या लाशौरी तौर पे उस कंपनी का बड़ा असर लेता है, इन्फ्लुएंस होता है, वो माँ की कंपनी है। हर बंदा, उसके मुस्कुराने का अंदाज कहीं ना कहीं उसकी माँ से मिल रहा होता है। ना चाहते हमारी कितनी खूबियां और कितनी खामियां ऐसी हमें आती हैं। ये एक ऐसी विरासत है जो प्लॉटों की विरासत नहीं है, मालो मता की विरासत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी खामोशी के साथ ये सब आदात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में चली जाती हैं। और अगर एक माँ की तरबियत होती है तो नस्लों की तरबियत हो जाती है। मैं समझता हूँ कि अगर मुकाबला किया जाए बेटे की तरबियत, बेटे की तालीम और बेटी की तालीम में, तो बेटी की तालीम बहुत जरूरी है, इसलिए कि उससे माशरे में असर बहुत पड़ता है। सही कह रहे हैं, दूररस नताइज हमें मिलते हैं। और मैं ये फिर कहूंगा कि आज देखें कितना बड़ा चैलेंज है कि ये माशरा जो है ये तो बेटी को हक भी नहीं देता। आप जुम्मे के खुतबों में, शौरी जिंदगी में मुझे खुतबे ऐसे सुने हमने जिसमें हमने कहा हो कि बेटी को विरासत में हक देना है। हम एक अजीब तरह की तकसीम करते हैं अपने बच्चों में भी। सही कह रहे हैं आप। ये जब तकसीम हमारी बैलेंस हो जाएगी ना, तो शायद हमारा मुआशरा भी बैलेंस हो जाएगा। बड़ी अच्छी आपने बात की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।